आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, जिस वक्त बच्चे बोलना सीखते हैं, संस्कार और संस्कृति को समझते हैं, धार्मिक परंपराओं को सीखते हैं। उस उम्र में एक बच्ची अपनी मां से 7 समंदर के फासले पर है। बेबी अरिया 7 महीने की उम्र से अपनी मां से दूर है। इस वक्त बच्ची जर्मनी के फोस्टर केयर में है और उसकी मां हिंदुस्तान की बेटी के लिए मुहिम चला रही है। भारत सरकार इस मामले पर एक्टिव मोड में है, लेकिन जर्मनी के सख्त कानूनों के पार एक मां की आवाज अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कानूनी पेचीदगियों के आगे एक मां अभी तक बेबस है। ऐसे में सवाल है कि जर्मनी से बेबी अरिया को कैसे वापस लाया जाए, अब आगे क्या रास्ता हो और कैसे एक मां को उसकी ममता का हक मिल सके। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में परिवार की खुशियां हैं। हंसता खिलता परिवार है, प्यारी सी बेटी है और बेटी के चेहरे पर मुस्कुराने की 1000 वजह हैं। लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों को देखकर धारा शाह की आंखों के आंसू थमते नहीं हैं। वजह है जिगर का टुकड़ा अरिया, जिसे जर्मनी की सरकार ने उनसे अलग कर दिया। बेटी अरिया इस वक्त फॉस्टर केयर में है। पीएम साहब से मेरी बस एक ही विनती है, अरिया को आप ही ला सकते हो भारत। आप खुद इंटरवेंशन कर से जल्द अरिया को लाओगे तो अरिया आपके साथ ये स्वतंत्रता दिन मना पाएगी। सो मोदी साहब ये स्वतंत्रता दिन को हमारी भारत की बेटी को भी स्वतंत्र करवाए, यही विनती है। करीब 2 साल पहले वर्क वीजा पर धारा और भावेश जर्मनी गए थे, लेकिन इस बीच नन्ही बेटी अरिया को कुछ चोटें आ गईं। माता पिता बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां इन चोटों को यौन उत्पीड़न के नजरिए से देखा गया और बच्ची को फॉस्टर केयर होम भेज दिया गया। हालांकि जांच के बाद यौन उत्पीड़न का शक बेबुनियाद साबित हुआ, लेकिन इसके बावजूद अरिया को उसके माँ बाप के पास नहीं भेजा गया। कभी भी 2 पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टी के बारे में सुनना और दोनों पार्टी का सुन के प्रॉपरली निर्णय लेना। तो जब भी हम लोग कोर्ट में गए थे, हमारा मतलब ये चीज का ट्रायल ही क्यों था, जब उन लोग को हर एक चीज प्री डिसाइडेड थी, उन लोग को हमारी बात सुननी ही नहीं थी, तो खाली दिखावे के लिए ट्रायल भी क्यों किया। अब हाल ये है कि अरिया जर्मनी में फॉस्टर केयर में है और मां सरकार से लेकर संसद के गलियारे तक मदद की गुहार लगा रही हैं। मां की मेहनत रंग भी ला रही है और सरकार ने इस मामले पर मदद का पूरा भरोसा दिया है। यही नहीं, भारत में जर्मनी के राजदूत को तलब भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल है अब आगे क्या, क्योंकि ये लड़ाई केवल कानूनी नहीं बल्कि 2 मुल्कों के बीच कानूनी पेचीदगियों का मसला भी हो गया है। जब भी बच्चा ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसी कोई हालात आए, तब बच्चे को फोस्टर केयर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो उनको सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली को देना चाहिए। तो फोस्टर केयर के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली को वहां देना चाहिए। उनके अरिया के केस के अंदर उनके नाना नानी सब, उनके दादा दादी सब यहाँ इंडिया में मौजूद है, तो उनके जहाँ पे इसके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सब राइट्स को ख्याल रखना चाहिए। यह वहां के जर्मनी के अंदर इसको इग्नोर किया गया है और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कुदरती न्याय का सिद्धांत है, उनका भी पालन नहीं किया गया। अरिया के मामले में भारत सरकार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन जर्मनी की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस आना बाकी है। सरकार की कोशिश जर्मनी पर दबाव बनाकर रखने की है। सरकार की दलील है कि बच्ची के लिए उसकी भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान जरूरी है, जिससे अरिया को वंचित किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है।
अरिया 7 महीने की उम्र से अपनी मां से दूर हैं। कानूनी पेचीदगियों की वजह से अभी तक अरिया अपनी मां के पास नहीं पहुंच सकी हैं। ऐसे में सवाल है कि इस मां को अपने जिगर के टुकड़े के इंतजार में अभी और कितना इम्तिहान देना होगा। सवाल ये भी है क्या भारतीय माता पिता के परवरिश के तौर तरीकों पर सवाल उठाना यूरोप के मुल्कों में फैशन बन गया है। ये लड़ाई तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब ये अपने अगले चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। भारत सरकार एक्शन में है, जर्मन अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अरिया को जर्मनी से वापस लाने की मुहिम चल रही है और इस मुहिम के साथ जीएनटी भी लगातार अरिया की आवाज को बुलंद कर रहा है। आपको बता दें कि हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। अरिया की माताजी यानी कि धारा शाह लगातार लोगों से मिल रही हैं, सांसदों से मिल रही हैं और उनकी कोशिश ये है कि ये आवाज जर्मनी तक जाए, वहां की सरकार तक जाए, जिससे कि अरिया की वापसी का रास्ता साफ हो सके। इस समय जबकि हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस दौरान भी आज धाराशाह की मुलाकात विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से हो रही है और थोड़ी ही देर में धाराशाह हमारे साथ जुड़ेंगी। हम उनसे जानेंगे कि जब वो अधिकारियों से मिली हैं विदेश मंत्रालय में तो उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या भरोसा उनको दिया गया है। हमें इंतजार है धाराशाह का और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष इस समय जुड़ गए हैं, उनके साथ धाराशाह भी मौजूद हैं। इस चर्चा में धाराशाह हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इसके अलावा हमारे साथ सागरिका जी भी मौजूद रहेंगी। सागरिका वो मां है जिन्होंने नॉर्वे में अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी जेके त्रिपाठी जी भी, जो कि पूर्व राजनयिक है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा धाराशाह का, जो इस समय हमारे संवाददाता मनीष के साथ मौजूद हैं। मनीष, धारा से सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आज जो विदेश मंत्रालय में उनकी मुलाकात हुई है, वहां पर किन अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई? धारा आपसे कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय से बाहर आई है। धारा, पहला सवाल यही है कि आपकी किससे मुलाकात हुई और कैसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत? मेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और विदेश मंत्रालय के दूसरे ऑफिसर से मुलाकात हुई और यही मैंने रिक्वेस्ट की जो मैं हमेशा सबसे करती हूँ, अरिया को जल्द से जल्द इंडिया लाने का। क्योंकि अब अभी हम कहाँ हैं, हमें भी शिकायत नहीं दिया जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो करेंगे, वो कर रहे और करेंगे। और बस मुझे अभी यही कहीं 2 साल से आश्वासन तो मिल रहे हैं, जो ठीक नहीं आ रहा, वो अपने प्रयत्न कर भी रहे होंगे और हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो अब मुझे सिर्फ माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ही उम्मीद है कि वो ही अरिया को इंडिया ला सकते हैं। जी, मनीष, धारा से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? राजदूत को तो तलब किया गया था, लेकिन क्या भारत की चिंताएं, धारा और उनके परिवार की चिंताएं जर्मनी की सरकार तक, वहां की दूतावास के माध्यम से पहुंचाई गई हैं? धारा, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि क्या विदेश मंत्रालय में अधिकारियों ने आपको ये बताया कि अब तक क्या कुछ किया गया है? वहाँ के एम्बेसडर को तलब किया था, उनसे बातचीत की थी, क्या कुछ अब तक हुआ है? इसका कोई अपडेट मिला है आपको? नहीं, उन्होंने बस यही बोला जो पब्लिक स्टेटमेंट में कल आया कि उन्होंने एम्बेसडर से भी बात की है, उन्होंने कल्चरल एक्सेस और अरिया के रिपाट्रिएशन के दोनों की बात तो रखी है, वही उन्होंने हमें जवाब दिया। अभी तक क्या कुछ हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, कोई डिटेल जानकारी नहीं मिली। तो आप सुन रहे हैं कि बताया इनको यही गया है कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है इस बारे में कोई इनसे अलग से बातचीत फिलहाल नहीं हुई है। जी मनीष, एक सवाल और, धारा लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, सांसदों से भी इनकी मुलाकात हुई थी, सांसदों से इनकी बातचीत भी हुई थी, उनसे भी भरोसा मिला है, सरकार भी भरोसा दे रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस कोशिश का सकारात्मक नतीजा आएगा। इस मुहिम में, जब से वो इस मुहिम को चला रही हैं, क्या उनको लगता है कि देश उनके साथ खड़ा है? इस मुहिम में पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है, उनकी आवाज को अलग अलग स्तर पर बुलंद किया जा रहा है? धारा, आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, कई सारे सांसद से आपने मुलाकात की, पार्लियामेंट के आप अंदर भी गई थी, वहां भी मुलाकात आपकी कई लोगों से हुई है। तो अब क्या आपको लग रहा है कि कम से कम देश आपके साथ जुड़ रहा है, लोग आपके साथ आ रहे हैं, जो आपके इतने दिनों की मेहनत है, लगभग 2 साल की, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? जी, जरूर। अब पूरा देश जुड़ रहा है,
सरकार भी प्रयत्नशील थी और अब ज्यादा हो गई है। और सारे लोग पक्ष विपक्ष छोड़ के सब भारत की बेटी के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं। सारे सांसद हमारी सरकार की जो स्टेटमेंट है कि बच्ची को इंडिया आना चाहिए उसको समर्थन दे रहे हो। सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि आर्या को जल्द से जल्द इंडिया आना चाहिए। तो अब इन सब से लोगों के साथ जुड़ने के, लोगों का आशीर्वाद मिलने से हमारी उम्मीद ज्यादा बन रही है कि अब बच्ची जल्द से जल्द इंडिया होगी। अगर ऐसा ही चला और भगवान का आशीर्वाद है, मोदी जी इंटरवेन कर गए तो इस स्वतंत्रता के दिन अरिहा जर्मनी से स्वतंत्र होकर भारत आ सकती है। अब तो मुझे वो उम्मीद लग रही है। मैं आता हूं मनीष आपके पास। धारा से मतलब बातचीत के इतने सिलसिले लोग को का आगे साथ जी मिला, इतने धारा लोगों से का बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और भी पहलू हैं जिन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच जो बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सागरिका हमारे साथ हैं, जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब मैं रुख करूंगा सागरिका जी का। सागरिका जी, नॉर्वे में आपके बच्चों से भी आपको दूर कर दिया गया था। आपने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि धारा भी कोशिश कर रही है कि उनकी बच्ची उन तक पहुंचे, ये दीवारें कानून की हट जाएं। आपने इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया? कौन कौन सी अड़चनें आपके सामने आई और कैसे आपने उन अड़चनों को दूर किया? एक तो है कि मेरे केस में पहले ये फर्स्ट केस था और मेरे लिए मतलब मैंने कुछ नहीं जानती थी। इधर सबसे बड़ी बात है, ऐसे बच्चे को मम्मी पापा से अलग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। जी, धीरे धीरे मुझे पता चला। मैंने बहुत सारे फैमिलीज के साथ मिला और उसके बाद ह्यूमन राइट्स मेंबर्स, लॉयर, बहुत सारे लोगों के साथ मिला। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये एक सिर्फ कल्चरल नहीं है, ये एक सोशियो इकोनॉमिकल करप्शन है जिसमें जिसमें गवर्नमेंट जुड़े हुए हैं। और ये चाइल्ड वेलफेयर के नाम से ये लोग चाइल्ड किडनैपिंग बिजनेस कर रहा है। और यूएन के तरफ से ऑलरेडी वार्निंग दिया है। नॉर्वे के तरफ से भी एक वार्निंग है कि हर साल बहुत सारे बच्चे को मम्मी पापा से अलग कर देते हैं और उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। और एक बार बच्चे को अलग कर देते हैं, उसके बाद दूसरी बार बच्चे को कभी मम्मी पापा के पास कभी नहीं देते हैं। सागरिका, और आप कह रही हैं कि डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? हाँ, डेलिबरेटली इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो है कि उन लोगों का उधर ये लोग फेक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिटीजन्स वगैरह है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। तो ये लोग सोचते हैं कि जब छोटे बच्चे जब मम्मी पापा के साथ रहेंगे वो सरकार के अगेंस्ट में हो जाएंगे, तो इसीलिए मम्मी पापा बच्चे को सारे अलग कर देते हैं। और एक बार बच्चे को मतलब कोई दूसरे फॉस्टर फैमिली, कुछ दिन बाद फिर से दूसरे फॉस्टर फैमिली, और उसके बाद भाई बहन जो भी हो उनको पता ही नहीं लगता है कि कहाँ उसका मम्मी है, कहाँ उसका पापा है। और ये लाइफ टाइम तक मम्मी पापा ये कोर्ट के पीछे झेलते हैं। उसके बाद कोई सुसाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो जो बच्चे हैं उसका जो फॉस्टर फैमिली में रखते हैं उसका बाद में कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी कोई बच्चे को मर्डर भी कर देते हैं। और कुछ फॉस्टर फैमिली ऐसे भी होता है, वो पेडोफाइल होता है, बच्चे के ऊपर फिजिकल टॉर्चर और हर तरीके का यौन निपीड़न करते हैं ये लोग। जी, तो मैं सागरिका आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि धारा भी इस लड़ाई को लड़ रही है। आपने इसको झेला है, आपने इसको अनुभव किया है, आप इस लड़ाई से जुड़े तमाम पहलुओं से अच्छे से वाकिफ हैं। ऐसे में आपकी मदद, आपका दिशा निर्देशन धारा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप ये बताएं कि आपने कौन कौन से लीगल स्टेप वहां पर आगे बढ़ाए थे, किस तरीके से आपने कानूनी तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था? एक तो है कि जब हमारा बच्चे को छीन लिया था तो ये लोग पासपोर्ट लेने के नाम पे हमारा पासपोर्ट भी ले लिया था और बोला था कि वो बच्चे को पासपोर्ट भी पूरा ले लिया था और बोला था कि वापस नहीं करेंगे। और हाँ, हो सकता था कि हमको नॉर्वे से भी भगा देंगे। और कभी मुझे और सबसे बड़ी बात है, ये जो चाइल्ड वेलफेयर है वो थ्रेट करते थे मुझे कि बच्चे तुमको कभी नहीं मिलेगा। कोर्ट केस नहीं हुआ तभी भी इसके पहले ही ये लोग बोल देते थे कि बच्चे तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कोर्ट केस नहीं हुआ उसके पहले लोग जजमेंट दे देते हैं? ऐसे कैसे रूल्स और रेगुलेशंस है? और जो भी रूल्स है
ये जो भी कोर्ट्स वगैरह ये सब है सारे कैंगारू कोर्ट्स हैं। और मेरे यही कहना है कि हमारे केस में जब हम गवर्नमेंट को अपील किया था उसके पीछे बहुत बड़ा टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात है काफी दिन तक मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पीछे ऑलरेडी बारने का मतलब जी। चाइल्ड वेलफेयर का बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी का लोग मेरे पीछे पड़े थे। और मेरे पास एक्चुअली मेरा हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं था, मुझे अकेले उधर लड़ाई करना पड़ा। जी। बहुत ही मुश्किल था। तो उतना तो बोल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको लीगल हेल्प मिली या नहीं? आपको लीगल कानूनी तौर पर हेल्प मिली या नहीं मिली वहां पर? क्या आपको लगा कि कानूनी तौर पर आप इस लड़ाई को जीत पाएंगी? एक तो है कि कानूनी तौर पर ये इस लड़ाई कभी भी कोई मम्मी पापा जीत नहीं पाते हैं, जी। क्योंकि ये लोग जब भी कोई कोर्ट में लड़ाई करो ना करो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जजमेंट वही आएगा कि आप हार जाओगे। आता हूं क्योंकि सागरिका ये आपके जो पास। मैं सीधे यहां पर रेखा जी का रुख करना चाहूंगा। रेखा जी, आपने सागरिका की बात को सुना, आपने धारा की बात को सुना, आप भी इस पूरी कहानी को अच्छे से जानती हैं। दोनों बातों में एक बात, दोनों ही मामलों में एक बात कॉमन है, जो धारा भी कह रही है, जो सागरिका भी कह रही है, कि वहां पर पेरेंट्स की बात को सुना ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफा ही डिसीजन ले लिया जाता है, चाहे आप जितनी कानूनी लड़ाइयां लड़ लें, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती। ये सागरिका का भी एक्सपीरियंस है और धारा भी इसी दिशा में बात कह रही है। अब मेरा सवाल यह है, एक तरफ आप बच्चे के अधिकारों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या यहां पर ऐसे मामलों में नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि बच्चे का सबसे पहला हक है अपने मां बाप का प्यार पाना, उनका संरक्षण पाना, उनकी परवरिश पाना, अपने माहौल में पलना बढ़ना, लेकिन यह अधिकार उस बच्चे को नहीं दिया जा रहा। क्या यहां पे प्राकृतिक कानून के प्राकृतिक जो न्याय है उसका पालन हो रहा है? अब बिल्कुल ये सारी कहानी सुनने के बाद ये स्पष्ट नजर आता है कि बाकी देशों के कंपैरिजन में भारत का जो न्याय है वो सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे देश के कानून में हमारे संविधान के तहत दी जाती है वो है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि हर एक आदमी की यहाँ पर सुनवाई होती है, चाहे वो गलत हो व्यक्ति तो भी उसकी सुनवाई होती है जब तक वो ये साबित नहीं हो जाता कि वो वाकई के अंदर व्यक्ति दोषी है। तो इस केस के अंदर जहां पर एक छोटे से बच्चे का, एक माइनर बच्चे की हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो इसके अंदर तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बच्चे का सबसे भला कौन कर सकता है, उसके माता पिता ही कर सकते हैं। और अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो ऑल द मोर रीजन कि उसके बच्चे की जो केयर है उसकी माँ ही कर सकती है, क्योंकि उस बच्चे की केयर, बच्चे को बहुत ज्यादा अपनी माँ की जरूरत होती है। तो ये जो मैं देख रही हूँ कि नॉर्वे, जर्मनी के जो हम जो प्रोसीजर को देख रहे हैं उसको देख के एक मन में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हमारा देश का न्याय जो है वो इन कंपैरिजन मच बेटर है, और क्या यहाँ पे महिलाएं हैं, खास करके महिलाएं हैं, माता पिता की भी और खास करके महिलाओं की क्या सुनवाई ज्यादा अच्छी तरीके से होती है? मैं इसका जवाब बिल्कुल हाँ ही कहूंगी और बहुत गर्व के साथ कहूंगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब भी कोई बच्चे की कस्टडी का बारे में मामला आता है तो सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, एक शब्द है वेलफेयर, बच्चे की भलाई कहाँ पर है, उसका भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। माता पिता का झगड़ा नहीं होता, बच्चे की जो बात होती है वो। रेखा जी मैं आपके पास आता हूं, आपसे और भी सवाल है हमारे, लेकिन आपके सिग्नल में कुछ दिक्कत आ रही है। अगर आप अपने फोन की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ठीक करें तो शायद हमें आपकी आवाज और क्लियर मिले और सिग्नल भी क्लियर मिले। मैं इस बीच जेके त्रिपाठी जी का रुख कर लेना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, ऐसे मामलों में क्योंकि एक लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जा रही है, एक लड़ाई मानवता के तौर पर लड़ी जा रही है, मानवता के धरातल पर लड़ी जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की आवाजें उठ रही हैं, जर्मनी में भी हुआ, भारत में भी हो रहे हैं, और एक लड़ाई है कूटनीतिक स्तर पर। क्या ऐसे मामलों में कूटनीतिक दबाव एक कारगर उपाय के तौर पर सामने आता है, कारगर भूमिका यहां पर निभा सकता है? जी बिल्कुल अनंत, कूटनीतिक दबाव से भी काफी काम इस ऐसे मामलों में हो सकते हैं। और क्योंकि अगर दो देशों के बीच में संबंध नॉर्मल है या अच्छे हैं तो ज्यादा संभावना इस बात की रहती है कि इस केस को बड़े अमिकेबली, बड़े दोस्ताना ढंग से सुलझा दिया जाता है और कानूनी लड़ाई के ऊपर, कानूनी लड़ाई के न करते हुए इसको गवर्नमेंट लेवल पर सुलझाया जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, इस यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी में कई और देशों के बच्चों के साथ ये बात हुई है, तुर्की, रोमानिया और पोलैंड के बच्चों के साथ ये बात हुई है। और 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से जर्मनी में
कि हर साल ऐसे 50,000 केसेस जर्मनी में होते हैं। जी और पिछले साल पोलैंड की एक महिला ने सफलता पाई, जो लेटेस्ट एग्जांपल है, कि वो अपने बच्चे की कस्टडी वापस पाई। जी ये हम मान सकते हैं कि ठीक है, दोनों देशों के बीच में कल्चरल डिफरेंस है और कोई भी देश अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे के कल्चरल राइट्स, बच्चे के पेरेंटल राइट्स को, बच्चे के बढ़ने, अपने माँ बाप के साथ रहने के राइट्स को आप मना करें। मैं आपको इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी पिछले साल यूएन के स्पेशल रिपोर्टर ने इस चीज को कहा है, और जर्मनी, नॉर्वे और कई और देशों के में ऐसे कानूनों को उन्होंने व्हाइट टॉर्चर बताया है कि आप कह रहे हैं सफेद व्हाइट टॉर्चर, यानी कि कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, रंग भेद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यूएन के रिपोर्टर की उसमें प्रतिवेदन में ये है। तो ये चीजें देखिए, ऐसा बच्चे, वहां पर मैं रह चुका हूँ स्वीडन में, तो मैं जानता हूँ वहां क्या होता है कि बच्चा अगर किंडरगार्टन में जाता है तो उसको सिखा दिया जाता है कि मम्मी पापा को डांटे भी तो तुम 112 पे फोन कर दो, ताकि पुलिस आके मम्मी पापा को ले जाए। ये बिना सोचे कि वहां का श्रम कैसा है और हमारे यहाँ की सभ्यता, हमारे यहाँ की प्रथा क्या है, ये नहीं सोचती वहां की सरकारें। ये जो है, ये संकुचित दृष्टिकोण का उदाहरण देता है। तो ये बड़ी परेशानी हो जाती है। मतलब वहां पर जो सोच का आधार है वो केवल पेरेंटिंग स्किल्स तक जुड़ा है, यानी कि एक तकनीकी तौर पर वो चीजों को देखते हैं। वहां पर इमोशनल बॉन्डिंग, एक भावनात्मक लगाव, एक सांस्कारिक लगाव, वो चीजें उनके लिए मैटर नहीं करती हैं। पेरेंटल वैल्यू तो होता ही नहीं वहाँ। क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको माँ बाप को इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। बच्चे को स्कैंडिनेविया में खासतौर से बच्चे के लिए कुछ साल के बाद अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है, उसका मेंटेनेंस अलाउंस। और 15 साल का हुआ नहीं बच्चा कि माँ बाप सोचते हैं कि कब ये घर छोड़े, और बच्चा सोचता है कि कब मैं घर छोड़ूं कि जान छूटे ऐसे माँ बाप से। तो वो इमोशनल कनेक्ट वो नहीं होता जो हमारे। जी, मैं आता हूं त्रिपाठी जी आपके पास एक बार फिर से। रेखा जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। रेखा जी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तौर पर देखें तो जर्मनी में उसका पालन नहीं हो रहा है, साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन अब सवाल हमारा रेखा जी आपसे ये है कि इस कानूनी लड़ाई को, अगर एक बायस है तो फिर क्या कानूनी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा है? और अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो किस आधार पर आगे बढ़ा जाएगा? कौन कौन सी वो भूमिका, जो आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर इस कानूनी लड़ाई को लड़ा जाए? क्या नॉर्वे का केस एक नजीर के तौर पर पेश किया जा सकता है? क्या जो यूएन के डायरेक्टिव्स हैं, खासकर जिनका जिक्र अभी त्रिपाठी जी ने किया, क्या उनको आधार बनाया जा सकता है? कौन कौन से वो मुख्य आधार हो सकते हैं? मैं त्रिपाठी जी की बात जो सुनी उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैं मुख्तलिफ हूँ उस बात से। और ये जो लड़ाई है, ये बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखना पड़ेगा। और जहां तक मानव अधिकारों की बात है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके अंदर जो बच्चे के अधिकार हैं उसके भी मानव अधिकार है, चाहे वो बच्चा बहुत छोटा है। पर इसके अंदर जो माता पिता हैं और जो उनके बच्चे के जो अधिकार हैं उनको सर्वोपरि रखना चाहिए। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, उनको मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश करी जानी चाहिए कि जिस तरीके से नॉर्वे का केस एक नजीर बन गया था, उसी तरीके से आज उस बच्चे को भी हम रेड टेपिज्म और कानूनी बातों के अंदर ना फंसा के हम एक, जिसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस करें। एक जो स्वाभाविक न्याय होता है, स्वाभाविक न्याय जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। वो बड़ी बड़ी बातों में और मोटी मोटी किताबों के अंदर, जिसको हम कहते हैं लीगल जार्गन, उसके अंदर नहीं फंसना चाहिए। आज हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के मानव अधिकार हैं, सबसे ज्यादा उस बच्चे के मानव अधिकार हैं। और उन मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को हमारे देश के अंदर वापस आना चाहिए। और ये मैं अपेक्षा करती हूँ कि जर्मनी जैसे इतने बड़े बड़े विकसित देश हैं, उनको इस लड़ाई को एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं बना के या एक लीगल लड़ाई नहीं बना के, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है एक मासूम बच्चा है जिसकी आवाज नहीं है, वो मूक है, वो एक तरह से मूक दर्शक की तरह सब कुछ उसके सामने। जी रेखा, सीधे मैं रुख करना चाहूंगा यहाँ पर सागरिका जी का, जो नॉर्वे में जिनके साथ ऐसा ही हुआ था और बड़ी मुश्किल से उनको अपने बच्चे उनको वापस मिले थे। सागरिका जी, लीगल आपने लड़ाई लड़ी, आपने कहा कि लीगल बैटल का कोई फायदा नहीं हुआ, कूटनीतिक तौर पर भी आपका मामला आगे बढ़ा था, वहां से क्या सहायता मिली, कैसे चीजें आगे बढ़ी?
एक तो है हमारे टाइम में जब मेरे मम्मी पापा और सारे मतलब फैमिली रिलेटिव्स सब ने जाके पहले प्रोटेस्ट किया, और जब प्रोटेस्ट हुआ तब बहुत सारे पार्टी लीडर्स उसमें शामिल थे, जी जैसे कि बृंदा काराट, मणिशंकर आयर और भी बहुत सारे लोग। और उसके बाद सुषमा स्वराज आया, तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा जो प्रेसिडेंट था उसी टाइम में जी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने मम्मी पापा के साथ अलग से बात किया। एंड उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह और एसएम कृष्णा के साथ भी हमारे बात हुआ था। जी उसके बाद फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने पूरा चीज को आगे बढ़ाया, और उन्होंने सियोल में मीटिंग किए थे नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, जी और उन्होंने बच्चे नहीं देने चाह रही थी, तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग कर रही थी। उसी टाइम में यूनिनॉर का एक केस था, तो वो लोग बोल रहा था कि नॉर्वे यूनिनॉर केस में हार गई थी, तो वो लोग ब्लैकमेल कर रही थी कि इंडिया में यूनिनॉर को मतलब आप ये कहना मतलब चाह रही हैं कि कूटनीतिक स्तर पर जब चीजें आगे बढ़ी, उनको दबाव के साथ आगे बढ़ाया गया, तो आपको उसका लाभ मिला, आपको अपनी लड़ाई में जीत मिलने में हाँ, काफी अहम बिल्कुल भूमिका रही। बिल्कुल चलिए मैं सीधे रुक करना उसी चाहूंगा टाइम में जेके त्रिपाठी जी का। जेके त्रिपाठी जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से कल बयान आया कि जो राजदूत हैं उन्हें बुलाया गया, भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया, पूरे मामले के बारे में जो चिंताएं हैं उससे उनको अवगत करा दिया गया। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, यहाँ से आगे अनंत जी ऐसा है कि हमारी जो एम्बेसी है वो लगातार कांटेक्ट में है नॉर्वेजियन अथॉरिटीज के, जी और लगातार उनसे बातचीत जारी है जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी और ये कोशिश हो रही है कि इसको जल्दी से जल्दी किसी और ढंग से सुलझा लिया जाए ताकि ये बात बढ़ने न पाए। और देखिए, नॉर्वे जहाँ तक है, नॉर्वे की बात दूसरी थी, नॉर्वे वगैरह से हमारे रिलेशन ठीक ठाक है, बहुत बहुत एकदम बहुत बड़े अच्छे दोस्ताना नहीं है, लेकिन जर्मनी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। इसलिए उम्मीद यह है कि जर्मनी के साथ ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। जी तो और लगातार दबाव डालने से ही होगा, क्योंकि और सिर्फ भारत से ही नहीं, जैसे हमने कहा कि तुर्की, रोमानिया, पोलैंड, इन देशों से भी काफी समस्याएं आई, इन देशों के बच्चों के लिए भी काफी समस्याएं आई हैं। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक तो हम भी समस्या पीड़ित है, दूसरे हम इन देशों से हमारी संस्कृति अलग है, और हमारी संस्कृति के हिसाब से बच्चों को काफी समय तक माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए। जी यानी कि ये डिफरेंस है। जो चिंताएं जाहिर की गई हैं राजदूत के सामने और उनको बताया गया है कि इनका हल निकालना जरूरी है, वो संप्रेषित होंगी आगे जर्मन सरकार तक, और वहां पर जो हमारा दूतावास है वो भी इनको कैरी फॉरवर्ड करेगा। जी बिल्कुल, ये तो हर राजदूत का फर्ज होता है कि अगर उसको बुलाया जाता है किसी विदेश मंत्रालय में और उससे कोई चीज कही जाती है, ये बड़ी बात होती है कि किसी राजदूत को बुला करके बात कही जाए। आमतौर पे तो छोटी मोटी चीजों के लिए तो आप नोट वर्बल भेज देते हैं, एक लिखित, लेकिन जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो जी राजदूत को समन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये चीज ठीक नहीं आता है, आप वहाँ अपने यहाँ ये प्रेषित कीजिए और बताइए। तो ये चीज जो जर्मन राजदूत ने तो अभी तक, कल बुलाया गया तो जर्मन राजदूत ने तो अपने अपने विदेश मंत्रालय को बताया ही दिया। जी और हम साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि अगर राजदूत को तलब किया जाता है तो उसका सीधा मतलब यह होता है कि इस मसले को किसी देश की सरकार कितनी गंभीरता से, कितना सीरियसली कंसीडर कर रही है, सीधा मैसेज दे दिया जाता है राजदूत के जरिए संबंधित देश की सरकार को। मैं सीधे यहां पर रेखा जी का रुख करना चाहूंगा जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रेखा जी, अब सवाल यह उठता है कि यहां पर एक और बात कही जा रही है, जो यहां पर पैरोकार हैं, इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो वकील हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने उस फोस्टर होम को भी भारत में ढूंढ लिया है जहां पर उस बच्ची को भेजा जा सकता है। अगर कानूनी तौर पर चीजों को देखा जाए तो क्या यह भी एक मजबूत आधार बनता है पेरेंट्स की इमोशनल बॉन्डिंग के अलावा, यूएन कन्वेंशन के अलावा, यूएन डायरेक्टिव्स के अलावा, क्या यह भी एक इंपॉर्टेंट आधार बनेगा? और क्या यह भी मुमकिन है कि हमारे कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्वतः संज्ञान लेकर इस दिशा में कोई निर्देश जारी हो? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि जो कल भी जो परिस्थितियां हुई है, जब दूतावास को भी समन किया गया है, तो इसके अंदर जो सरकार जब हमारी हस्तक्षेप करेगी तो जो धारा है उसको अपने बच्चे की जो कस्टडी जो है जरूर मिलेगी।
और बच्चे को भारत जो है जल्द से जल्द बुलाया जाएगा। इसके अंदर मुझे लगता है कि अब ज्यादा देर नहीं है और जो हमारे जो देश का जो कानून है उसके तहत भी जो बच्चा है आफ्टर ऑल वो इंडियन लॉ के हिसाब से वो बच्चा जो अपने माँ बाप के पास होना चाहिए। और कल दूतावास को बुलाने के बाद में सरकार जब उस लेवल के ऊपर, जब मंत्रालय भी इस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बच्चा जो है भारत जरूर आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट भी है इसका संज्ञान लेके इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, आप ये जो आधार है कि फोस्टर केयर, अगर फोस्टर केयर में ही रखना है तो इस बच्चे को भारत के फोस्टर केयर में रखा जाए, विदेशी फोस्टर केयर में ना रख। जी, अगर भारत में फोस्टर केयर की बात आएगी तो भारत के कानून के तहत ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि जब बच्चा 5 साल से कम होता है तो भारत के गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जो बच्चा है वो 5 साल तक माँ ही जो है उसकी नेचुरल गार्डियन जो है उसको समझा जाता है। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि जर्मनी से अगर बच्चा आएगा तो उसको इंडिया के अंदर फोस्टर केयर के अंदर रखा जाएगा, इसकी कोई मुझे संभावना नहीं लगती है और ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुमकिन होगा। अगर ऐसा होता है तो बच्चे को मुझे लगता है कि फिर भी वापस से अपने माँ बाप के प्यार से वंचित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम बिंदुओं पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। सागरिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरिया की माता जी धारा भी हमारे साथ मौजूद थी इस चर्चा में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उनका सकारात्मक नतीजा निकलेगा और अरिया बहुत जल्द अपने माता पिता से फिर से मिल पाएंगी। कार्यक्रम में आज इतना ही।